हेलो बच्चों। हम लोग अभी तक यूनिट फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग यूनिट सेकेंड को पढ़ेंगे। और आप लोग हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये आप देखेंगे और प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे इसकी यूनिट फर्स्ट की फिर यूनिट सेकेंड की बनेगी। और आप अगर इसको डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स पे हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल वे में सारी कुछ समझाया है और ये सभी बच्चों के लिए है। ये चाहे तो हमारे जिनके यहाँ एमसीक्यू एग्ज़ाम नहीं होते हैं उनके लिए भी है, जिनके यहाँ एमसीक्यू एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी है। और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है आप लोग हमारे ऐप से फ्री स्टडी मटेरियल है, ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल नाम से सेक्शन होगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, आप अच्छे से उस पर कर सकते हैं और अपने नॉलेज को और अच्छा बना सकते हैं और एग्ज़ाम और अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैं कोशिश यहाँ पे भी करूँगा कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे हमारे तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके तक रीच करके उसको अच्छे से उनको एग्ज़ाम कम से कम अच्छे से बीत जाए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको हम थोड़ा-सा यहाँ पे डिटेल वे में भी समझाने की कोशिश करेंगे हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और जो बच्चे हमारे कोर्स को लिए हैं वो तो अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जब देखूँगा तो उसका रिस्पॉन्स करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है? तो आज हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड हैं। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का यूनिट सेकंड। ये पार्ट ए का पोर्शन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये होता है। अब वो कंडीशन की बात करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम टू बी यूज्ड। ठीक है ना? द सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज, the population size must be large, the population from which our sampling distribution must normally distributed, and the population from which we are sampling must not be normally distributed। अब इसका आप लोग आंसर बताइए। मैं कुछ देर के लिए आपको एक क्वेश्चन साइड कर दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बताइए। तब तक देखते हैं कौन रिस्पॉन्स करता है। कौन सा होगा इसका? देखिए, अब यहां से अगर आपको याद होगा तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारी कहती क्या है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है? आइए डिस्कस करते हैं। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम states that the sampling distribution the sampling distribution the sampling distribution of the sample mean of the sample mean will be approximately normally distributed normally distributed normally distributed
ठीक है, ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है। ठीक है, आगे इवन इफ the population distribution the population distribution is not normal, distribution is not normal, is not normal। ये है हमारा स्टेटमेंट, है ना, कि अगर नॉर्मल नहीं भी रहेगा तो भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेगा। ये हमारा सीएलटी कहता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कहीं पॉपुलेशन साइज की यहाँ बात की गई है? नहीं बात की गई है, ये तो है ही नहीं। ठीक है ना। फिर कह रहा है पॉपुलेशन फ्रॉम विच आर सैम्पलिंग मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ लिखा है? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा है कि अगर पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल रहेगा तो भी बात यहाँ पर रहेगी, जरूरी नहीं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ये बात भी गलत है। द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी आर सैम्पलिंग मस्ट नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी जो है सही नहीं है, क्योंकि चाहे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे चाहे न रहे, ऐसा नहीं है, ये दोनों कंडीशन नेसेसरी नहीं है। ठीक है ना, कि ऐसा ही होगा। ठीक है ना, इन दोनों में कोई भी फॉलो करे, चाहे वो तो नॉर्मली रहे चाहे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉपुलेशन का हमको कोई मतलब ही नहीं, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज, मतलब कि सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सीआरटी फॉलो करती जाएगी कि कोई भी हमारा पॉपुलेशन सैंपल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एग्जांपल अच्छा खासा आप देखते ही हो, जो मैंने बताया था आप लोग को इस बार यूनिट फर्स्ट में शायद चर्चा हुई थी कि हाँ यूनिट फर्स्ट में शायद फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर में था कि हमारा x1 x2 xn फॉलो करता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हम लोग याद होगा आप लोग को कि समेशन xi बाई n, जो कि हम लोग x बार था, जिसका मीन हम लोग ये करते थे समथिंग ऐसा कुछ था, ये जो सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे, सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे, कहाँ चला जाता था, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाता था। किस हिसाब से, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से जाता है। ठीक है ना, तो ये सीएलटी यहाँ पे यूज होती है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन मीन की हमारी जो वो डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हमारा पहला हो जाएगा सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज। फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज क्या होगा, फॉर एनी साइज सैंपल, फॉर एनी साइज ऑफ सैंपल या फिर फॉर एनी सैंपल साइज, यहाँ पे एनी सैंपल साइज कर लीजिएगा, इट सेज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। फिर फॉर एनी पॉपुलेशन इट सेज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ सैंपल साइज। ठीक है, फिर क्या है, फॉर लार्ज एन इट सेज दैट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन। फिर क्या है, फॉर लार्ज एन इट सेज पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए, अभी सीएलटी मैंने बताया है। हो गया होगा। देखिए पहली वाली क्या बात कही जा रही है, पहली वाली कही फॉर एनी सैंपल साइज,
फॉर एनी सैंपल साइज इट सेज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। कोई भी सैंपल साइज की बात होती है? नहीं बात होती है। यहाँ पे क्या था? लार्ज सैंपल साइज की बात होती है अप्रोक्सीमेटली, जैसे सैंपल साइज हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये बात तो गलत हो जाएगी। फाइनाइट सैंपल साइज के लिए जरूरी नहीं है कि ये सीएलटी फॉलो हो जाए, ठीक है ना। फाइनाइट के लिए होता ही नहीं है, जरूरी नहीं, होता ही नहीं है। For any population, it says sampling distribution of sample mean is approximately normal regardless of sample size। ये भी नहीं सही है कि सैंपल साइज कुछ भी ले लो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो जाएगा। लगभग दोनों सेम टाइप के ही ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है? For large n, it says sampling distribution of sample mean is approximately normal regardless of the population। population कुछ भी रहे, अगर large n है तो इट सेज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ये कहता है कि सैंपल मीन का जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगा। ये बात सही है, यही बात सही है। फिर क्या करें? फॉर लार्ज एन इट सेज पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं करते हम लोग यहाँ, ठीक है ना। पॉपुलेशन हमारा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, इसकी तो बात ही नहीं करते। सैंपल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नॉर्मल होती है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ से सही हुई कि हमारा दूसरा वाला है। कहने का मतलब सैंपल मीन हमारा जो सैंपल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। जैसे मान लेते हैं कि x1 x2 x1 हमारा कोई पर्टिकुलर रैंडम सैंपल है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से फॉलो कर रहा है। आई डोंट नो वो हुज डिस्ट्रीब्यूशन, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो इनका सैंपल मीन ले लिए x बार। अब इसका जो मीन आएगा हमको मान लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, कुछ निकलेगा इसका मीन, और अपॉन में वेरिएंस ऑफ x बार का स्क्वायर रूट। ये जो फॉर लार्ज एन ये किसको फॉलो कर जाएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x बार फॉलो कर जा रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार एंड वेरिएंस ऑफ x बार। ये हमारा x बार का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे जैसे हमारा n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बात फॉलो होती जाएगी। इसलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, यही हमारा सीएलटी कहता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत होगा तो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। Which of the following is consequence of central limit theorem? क्या है? The sampling distribution of sample mean is always normal ना, ठीक है ना। The population mean can be estimated using sample, गलत। The sample standard deviation is equal to the population standard deviation, ये भी गलत, ठीक है ना। The sampling distribution of sample proportion is always normal, नहीं, ये भी गलत। यहाँ पे ये सही, सॉरी इस पे ध्यान नहीं है, फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है? द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज ऑलवेज नॉर्मल, हाँ इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, यही होगा। फॉर लार्ज एन, फॉर लार्ज एन की यहाँ बात नहीं हो रही है, लार्ज एन होगा मेनली वो, कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है ना। एक मिनट इसे कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है। यही होगा, आधा ही सही पर यही सही है, ठीक है ना। इस चारों में इसका ऑप्शन यही सही है, ठीक है, यही सही है। यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा फॉर लार्ज एन, यहाँ फॉर लार्ज एन की बात होगी, ठीक है ना, हिडन है वो। अब क्या कह रहा है? What happens to the distribution of sample means as sample size increases? ये सेम क्वेश्चन है, बस तरीका पूछने का अलग है, बताइए। सैंपल साइज इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा, खत्म काम। इस ऑप्शन को यहाँ बदल सकते थे ऐसे, इट बिकम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लेकिन कह देंगे तो फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, बाकी सब भी आ जाएगा, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। इट अप्रोचेस टू द
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है, which of the following statements is true about the sampling distribution of z? z is x बार, मतलब कोई भी z is कोई स्टैटिस्टिक और उसका मीन और फिर उसका स्टैंडर्ड एरर, दिस इज अ z, इसी को बोलते हैं z, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एक्चुअली बनाते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, इट इज ऑलवेज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या है, हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लार्ज सैंपल साइजेस, इट इज नेवर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्मॉल सैंपल साइज, ठीक है ना। तो z की बात की गई है, ठीक है ना। z क्या है, कोई भी स्टैटिस्टिक का उसके मीन से घटा करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना ही स्टैटिस्टिक है। और अकॉर्डिंग टू CLT फॉर लार्ज एन इट फॉलो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। What is the purpose of standardizing a variable, converting it to z? Standardizing वेरिएबल मैंने वही बताया कि t में से उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू घटा करके उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना ही क्या है, स्टैंडर्डाइजिंग है, स्टैंडर्डाइजिंग, ठीक है ना। किसी भी वेरिएबल का स्टैंडर्डाइजेशन करना मतलब कि उसके में से उसके मीनिंग को घटा के उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना ही क्या है, स्टैंडर्डाइजिंग है, ठीक है ना। तो अब क्या है इसका पर्पस, इसका पर्पस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना एक्चुअल में होता है, बहुत सारा होता है। क्या है कि टू चेंज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, टू रिड्यूस इट्स वेरिएंस नहीं, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन विद अदर वेरिएबल्स, यही है। क्योंकि हमारे पास एक मान लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो कि फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को, एक रैंडम वेरिएबल फॉलो कर रहा है जो कि फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इन्हें कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, दोनों के मीन में से घटा करके फिर दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करें, दोनों यूनिट लेस हो जाएंगे और दोनों स्टैंडर्ड वेरिएबल हो जाएंगे, फिर उनको कंपेयर करने के लिए हमको आसानी पड़ेगी। यही फायदा होता है स्टैंडर्डाइज करने का, ठीक है ना, यही फायदा होता है स्टैंडर्डाइज करने का, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, किसी भी वेरिएबल में से उसकी मीन घटा के उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दोगे तो हमारा वो एक पर्टिकुलर यूनिटलेस क्वांटिटी में आ जाएगा और वो z की वैल्यू है। हर एक रैंडम वेरिएबल को उसके मीन से घटाओ, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करो, तो उस दोनों में फिर क्या फर्क आ रहा है वही हमको देखने का एक तरीका मिलता है, ठीक है ना, कंपेयर करने में, कंपैरिजन करने में, ठीक है। जैसे हम ये कह दें कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 12 और 1/2 ही ले लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है, और y फॉलो कर रहा है, सपोज कर लीजिए गामा लेमडा की वैल्यू मान लेते हैं 4। अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, x में से उसका मीन घटाएंगे, इसका मीन कितना होता है np 6 अपॉन में, ठीक है, और कितना हो जाएगा npq मतलब 6 फिर 3, ये हमारा z बन गया, इसको z1 मान ले रहे हैं, और फिर z2 क्या हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन में रूट में 4। अब यहां पे क्या कर लेते हैं कि अब अगर हमें कंपेयर करना है तो यहां से देखिए z की वैल्यू क्या निकलेगी और यहां से z की वैल्यू क्या निकलेगी, हम उसे आराम से कंपेयर कर सकते हैं। x की y की वैल्यू कुछ रखी है, x की वैल्यू कुछ रखी है, तो यहां से हमको z की वैल्यू मिल जाएगी और कंपैरिजन करने में आसानी होगी, ठीक है ना, to facilitate the comparison with other variables, है ना, ये फायदा होता है इसका, ठीक लगा है ना। हाँ, और फिर if a z score is 1.8 correspond to the value of 80, what is the population mean, ठीक है ना। अब z स्कोर कितना दिया हुआ है 1.8, ठीक है, यानी कि ऐसे x में से उसके मीन को हटा के उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1.8 दी हुई है, ठीक है ना, करस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ
80 मतलब x की वैल्यू हमारी 80 है, 80 माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू 1.8। ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है। क्वेश्चन में वेरिएंस का पोर्शन छूट रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन? ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएंस तो लिखा नहीं है। एक मिनट, मैंने क्या भेजा था क्वेश्चन, ये देख लें एक बार। वेरिएंस की वैल्यू देनी चाहिए थी, वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पे गायब है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अलग से आपको मेंशन कर दें, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर ले रहे हैं। क्वेश्चन में ही डाल दे रहे हैं सिग्मा की वैल्यू क्या होगी निम्न से। ठीक है, ये अधूरा है, वही क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर आप देखना चाहो तो, ये म्यू इज इक्वल टू अगर आप हो जाएगा तो 80 माइनस 1.8 सिग्मा। ठीक है ना, 80 माइनस 1.8 सिग्मा हो जाएगा। और फिर यहां से कितना हो जाएगा, तो एक मिनट काम करते हैं कि हमको इस ऑप्शन को सही करना है। 70 वाले को एक बार हम मानते हैं कि सही करना है। 70 वाले को कि किसको कर लें, 2। अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि म्यू की वैल्यू 82 है, 82 सिग्मा की वैल्यू यहाँ बना लेते हैं, गायब है एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा। तो जब भी होगी तो 80 से कम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.8 दी हुई है ना, ये चीज समझ लीजिए। जब भी होगी म्यू की वैल्यू तो 80 से कम होगी। तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट गया। अब इसमें से 3 ऑप्शन आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 80 से ज्यादा वैल्यू रखेंगे, 82 रखेंगे, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं, तो मतलब जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। इन तीनों में कोई आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो अब इसी में से हम लोग आंसर बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 78 को बनाते हैं तो 80 माइनस 78 अपॉन में 1.8 इज इक्वल टू सिग्मा, तो हो जाएगा 2 अपॉन में 1.8। तो यहाँ पे गंदा बन जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 5 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए तो बना लेते हैं जैसे ही दिया हुआ है सिग्मा। ठीक है ना, अच्छा सा चाह रहे थे कि हम बन जाए थोड़ा सा फॉर्म, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे अगर 18 कर लेंगे तो हो जाएगा 62, 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 0.9। 80 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.9 हो जाएगा। चलिए, तो सिग्मा उसी हिसाब से बनाते हैं, इस हिसाब से हमको आंसर बनाना है। सपोज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू हमारी
75 ही होगी, ठीक है ना। इसको हम सिग्मा डिफाइन कर ले रहे हैं यहाँ पे, तरीका बस बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। सिग्मा की वैल्यू हम लोग म्यू की वैल्यू 75 बोल रहे हैं, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 1.8 इज इक्वल टू सिग्मा 50 अपॉन में हो जाएगा 18 और फिर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25/9, ठीक है। और अगर इसके अलावा और कुछ लेते तो हो जाता 10, नहीं तो इस पे भी नहीं अच्छा आता, 2/, इस पे भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यही वैल्यू हम लोग दे के सेट कर लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 25 अपॉन में 9। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं एक बार के लिए कि सिग्मा इज इक्वल टू 25/9। तो यहाँ से अब हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन में 25/9 है ना, तो 9 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1.8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2, तो हो जाएगा x माइनस म्यू, ठीक है। x माइनस म्यू, x की वैल्यू कितनी है हमारी 80, तो 80 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। यानी कि क्या हो सकता है 2/10 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 दूना 50 मतलब आगे 5, ठीक है। तो 80 माइनस म्यू इज इक्वल टू 5, देन म्यू इज इक्वल टू 75। ये ऐसे हम लोग इसको बना ले रहे हैं और ये वाला ऑप्शन तुरंत हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। फिर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग जेड स्कोर। जेड स्कोर वही है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में आसानी पड़ती है, ये सेम क्वेश्चन भी मैंने पीछे बताया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द जेड स्कोर करस्पॉन्डिंग टू 95th परसेंटाइल इन अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद होगा कि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 95 परसेंटाइल पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मतलब ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको अगर हम 100 हिस्से में बांटे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी कुछ आएगी, इसी का मतलब ये आएगी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.95 आएगी, ठीक है। अब इसी करस्पॉन्डिंग हमको z की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी यहाँ पे, ठीक है, क्या होगी यहाँ पे परसेंटाइल की वैल्यू। तो इसको आप लोग टेबल से एक बार देखिएगा, टेबल्स देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। वैसे होता है 1.96, कितना होता है 1.96, ये टेबल से देखने वाली वैल्यू है, इसमें कुछ बताना नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कर लो कि प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इनफाइनाइट टू z लेसर इक्वल टू स्मॉल z इज इक्वल टू 0.95, मतलब फाई ऑफ z इज इक्वल टू 0.95। फिर टेबल में जाओ, टेबल में 0.95 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है वो तुमको मिल जाएगी, जो कि आएगी 1.96। टेबल में कुछ ऐसा दिया होगा, यहाँ पे समथिंग z की वैल्यू दी होगी, यहाँ 0.1 0.2 ऐसे करके दिया होगा, फिर 1 2 3 समथिंग ऐसे करके दिया होगा, और फिर यहाँ z की वैल्यू दी होंगी। जैसे 1 वाले में जाएंगे 1.96, 1.9 में जाओगे और 6 वाले कॉलम में जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे ये 0.9505, बस ये वाली वैल्यू का इसमें हमको वैल्यू मिल जाएगी 1.96, जो कि हमारी यहाँ पे है, ठीक है ना। एक बार टेबल देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द जेड स्कोर ऑफ अ वैल्यू दैट इज 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। व्हाट इज जेड स्कोर इफ वैल्यू दैट इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, ठीक है ना। मीन से मतलब कि x की वैल्यू मीन से एक जेड स्कोर कम है, ये हमारा है x, ठीक है, ये हमारा है x, ये दिया हुआ है। अब इसका z स्कोर क्या होगा, तो ये हमारा दिया हुआ कि कम हो गया, एक कम है ना, एक स्टैंडर्ड डेविएशन कम कर दिए, है ना। x इज इक्वल टू होगा म्यू प्लस माइनस डेल्टा सिग्मा। अब कम कह रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा म्यू माइनस डेल्टा सिग्मा। अब एक कह रहा है तो डेल्टा की वैल्यू हो गई 1, तो म्यू माइनस सिग्मा और विच इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x, तो x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा करेंगे तो आ जाएगा -1, और ये क्या है z है, तो z इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, तो ए आंसर इसका सही है।
ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार देख लीजिएगा इसको। काई स्क्वायर का शेप ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये स्क्यूड टू लेफ्ट है कि स्क्यूड टू राइट है, लेफ्ट है या फिर राइट है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि सिमेट्रिक का नॉर्मल नहीं है। अब लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा, ये आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा, बताइएगा। बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे इसका मोड निकाल लीजिए और फिर यहाँ कहीं इसका मीन होगा शायद, या फिर यहाँ मीन होगा या फिर यहाँ मीन होगा, ये आपका डिसीजन है। मीन में से मोड हटाइएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो कुछ और होगा, नेगेटिव आएगा तो कुछ और होगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड कर्व क्या होते हैं, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है ना। ये मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर इज द स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर कट, ठीक है ना। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, देखिए, z इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर का समेशन है, ठीक है ना, ये जेड स्क्वायर बन जाता है, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो काई स्क्वायर इज द स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका एक चीज बताना चाह रहा था मैं, हाँ, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है काई स्क्वायर में, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है तो काई स्क्वायर हमारा कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आंसर सही है, ठीक है ना। जो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो हमारा कैसे, क्योंकि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, फिर काई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, काई स्क्वायर एन इज इक्वल टू बोलते हैं समेशन एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो समेशन कुछ होगा नहीं, मतलब काई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, या फिर काई बराबर होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल केस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंस टू द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। अगर सैंपल साइज इंक्रीज करे तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या होगी, ये आप बताइए। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक क्या होती है, काई स्क्वायर बराबर होता है समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर कह रहा है। अब सैंपल साइज बढ़ेगा मतलब एन की वैल्यू बढ़ाइए, तो एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसको और हम लोग जोड़ेंगे, इसको और जोड़ेंगे तो स्क्वायर का टर्म जोड़ेंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये और इंक्रीज करेगा, तो काई स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, बी सही है, ठीक है ना। काई स्क्वायर की सैंपल साइज इंक्रीज होगी, काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने का पर्पस क्या है, देखिए, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अपॉन पॉपुलेशन मीन नहीं, जेड करता है ये। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये भी जेड करता है। फिर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस, हाँ, ये करता है, ठीक है ना, ये करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और ऑल ऑफ द अब नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मींस, ठीक है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं,
कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं, रिग्रेशन एनालिसिस। ये हमारा टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। पॉपुलेशन मीन के बारे में इंफॉर्मेशन टेस्टिंग करने के लिए हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। फिर व्हाट हैपेंस द टी डिस्ट्रीब्यूशन एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, सीरीज बस सिमेट्रिक हो जाता है भाई, इट बिकम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चला जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद सैंपल साइज ऑफ 16। तो क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है c इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन में s बाई रूट n। ये फॉलो करेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ सैंपल साइज कितना है, 16 है, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होगी। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला, टी स्टैटिस्टिक फॉर्मूला अभी लिखा था जस्ट अभी कुछ देर पहले। तो क्या हो जाएगा, x बार माई म्यू s बाई रूट n। यही सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो ये बताया था ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। व्हाट इज द अजम्पशन फॉर यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, सैंपल इज रैंडमली सिलेक्टेड, ऑल ऑफ द अबव। ना, ये लाइन तो नहीं सही है। ये सही है केवल, ठीक है ना। पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन, तभी तो हम एस्टिमेट करते हैं, ये सही नहीं है। सैंपल इज रैंडमली सिलेक्टेड, ये ठीक है, ये भी सही होगा। यहाँ पे ये रैंडम सैंपल निकाले जो कि रैंडमली होगा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों आंसर यहाँ पे सही होंगे। सैंपल इज रैंडमली सिलेक्टेड, आईआईडी मतलब जो रैंडम सैंपल उन्होंने सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पॉपुलेशन से उठा रहे हैं, जो कि माना जा रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो कि अननोन है ना। फिर क्या है, व्हाट इज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन मीन, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए पॉपुलेशन वेरिएंस में भी हमारी यूज होती है इसकी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, और पॉपुलेशन मीन के बारे में भी हमको पता रहता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये भी सही है। बट यही है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, दो पॉपुलेशन मीन के लिए हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करते, दो से अधिक के लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन सेवरल मीन की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर आप इसे मानिए, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएंस ही टेस्टिंग करना है, लेकिन उसमें भी तो फिर काई स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर सही है आधे आधे, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंस टू द एफ डिस्ट्रीब्यूशन एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, ये भी क्या हो जाएगा, इट बिकम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। What is the assumption of using F distribution? Population is normally distributed, sample is random selected, population variance is known. जब known रहेगा तो फिर टेस्ट क्या करोगे, ठीक है ना। नोन रहेगा तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे क्यों, सैंपल क्यों हम लोग कलेक्ट करेंगे तब, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट डज एन एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू एफ इंडिकेट, एफ की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो चांस कॉज है और असाइनेबल कॉज है वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पे हमें कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू अगर 1 मिल जाए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, एफ बराबर होता है हमारा चांस कॉज, अरे असाइनेबल कॉज का वेरिएशन, वेरिएशन इन असाइनेबल कॉज और वेरिएशन इन चांस कॉज में वेरिएशन। अब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा वेरिएशन इनमें और इनमें नहीं है, दोनों वेरिएशन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि चांस और असाइनेबल कॉज हमारा सेम है, ठीक है ना। इक्वल वेरिएंस भी एक बार के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल वेरिएंस दोनों में है, क्योंकि उसी का ही होता है, ठीक है ना। इक्वल वेरिएंस ज्यादा सही आंसर होगा, उसको आप लोग कर लीजिए, इक्वल वेरिएंस सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा होता क्या है, एफ बराबर, ये ज्यादा सही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो पूरे डिफाइन नहीं की गई नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसके बीच में, कुछ नहीं डिफाइन किया गया है। तो एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा काई वन स्क्वायर अपॉन में न्यू वन अपॉन में काई टू स्क्वायर न्यू टू, दोनों इंडिपेंडेंट है। अब इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई, तो यानी कि काई वन स्क्वायर अपॉन में न्यू वन इज इक्वल टू काई टू स्क्वायर अपॉन में न्यू टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, और हमारा वेरिएंस इक्वल ट्रीट होने लगेगा ऑन एवरेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक मिनट, डिफरेंस एंड फिर फोर्थ, ये क्या हो जाएगा, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। एक बार कंफर्म कर लूँ मैं, ठीक है ना, बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, नो सिग्निफिकेंट, पहले मैं सही लगा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरियंस का एस्टिमेट हमारा यहाँ आ रहा था, इसलिए मैं चेक कर लिया। वेरियंस इक्वल होगा, वेरियंस एस्टिमेट इक्वल होगा ना, ठीक है ना, यही सही ऑप्शन था कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये प्रॉपर ऑप्शन नहीं लिखा गया है, होना चाहिए था कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसके में नहीं होना चाहिए। वो जो कि एफ हमारा टेस्ट करता है क्या, हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है एफ में, अगर हम कहें सेवल के, तो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री समथिंग, फिर एच वन में हमारा इसका उल्टा। तो अगर ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, मतलब ये वाली एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब सारे पॉपुलेशन में इक्वल है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मींस ऑफ डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे ये होना चाहिए था, बट ये पूरा डिफाइन नहीं किया गया है। चलिए उस हिसाब से ये आंसर सही कर लीजिए, ठीक है, ये हमको आइडिया केवल देना था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। फिर लास्ट है, विच टेस्ट यूज एफ डिस्ट्रीब्यूशन अनोवा, अभी मैंने बताया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे अच्छे से देख सकते हैं, नोट्स हमारे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फ्री स्टडी मटेरियल नोट से, और हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नवोद्भव बैच के थ्रू चल रहा है। आप यहाँ पे लिखा भी है नवोद्भव बैच के थ्रू, यहाँ पे प्रवेश बैच लिख दिया गया है, ये थोड़ा सा आप इसे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको नवोद्भव बैच करना है, ये मैं भूल गया इसको सही कराना। नवोद्भव बैच के थ्रू आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1250 रुपये में। अगर कुछ ऑफर भी चल रहे हैं तो आप बात कर सकते हो सर से, और हमारे
नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।